Hello everyone, this is Sarita Negi. Welcome to my channel, The Pharmabuzz. Now let us discuss with a new topic that is the component of aerosols. आज हम बात करेंगे different parts of aerosols के बारे में. प्रीवियस क्लास में हमने aerosols के बारे में पढ़ा था, उनके mainly advantages, disadvantages, साथ में उनकी properties के बारे में पढ़ा था. तो चलिए जो aerosols होते हैं, aerosols एक pressurized dosage form होती है. Means pressure डोसेज फॉर्म है, मींस प्रेशर रिलीज करने से प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी. और जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है, आइदर फाइन ड्रॉपलेट्स या फिर सॉलिड मिस्ट की फॉर्म में भी डिलीवर होता है प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो एरोसोल का डायग्राम कुछ इस तरह है. तो इसमें हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं. ये डिप ट्यूब है, इसमें जो प्रोपेलेंट है, प्रोपेलेंट हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स है. यहाँ पे ये प्रोपेलेंट आ गया. ठीक है, नोजल के थ्रू प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है. ये वर्ब है और वर्ब कप है. ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल है इसका. इसमें हम प्रेशर एक्टिवेट करते हैं, थ्रो एक्टिवेट करेंगे जब तो प्रेशर रिलीज होगा. प्रेशर रिलीज होने से क्या होगा, ये जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हमारे प्रोपेलेंट के साथ मिक्स है वो आइदर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सस्पेंशन की फॉर्म में या फिर इमर्शन की फॉर्म में होगा. तो ये जो लिक्विड है ये डिप ट्यूब के थ्रू अपवर्ड मूव करेगा. तो जैसे ही अपवर्ड मूव किया, वर्ब पे पहुंचा, वर्ब ओपन हुई और नोजल के थ्रू प्रोडक्ट डिलीवर हुआ और एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया. किसके बीच में, हमारे लिक्विड और प्रेशर के बीच में. ठीक है, तो चलिए पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो जो प्रोपेलेंट होता है, प्रोपेलेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा एरोसोल्स का. इसका काम होता है प्रेशर को डेवलप करना. ठीक है, और साथ में ये ड्राइविंग फोर्स की तरह भी बिहेव करता है, जो क्या करता है, प्रोडक्ट को एक्सपेल्ड करने में मदद करता है. ठीक है, इसके एग्जांपल हमारे होंगे लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट और कंप्रेस गैस प्रोपेलेंट. जो लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट होते हैं ये क्या, प्रेशर के अंडर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर में ये गैस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. और आइदर इन गैस का लिक्विफिकेशन होता है जब हम क्या करें, टेम्परेचर में वेरिएशन लाते हैं. मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करेंगे इसके एग्जांपल की. तो इसमें आता है हमारा CFC. CFC क्या होते हैं, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं टॉपिकल एज वेल एज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है, तो इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं. मींस सॉल्यूशन में हमारे डिफरेंट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ कोई भी रिएक्टिविटी ये शो नहीं करता है. और इसमें एक्सप्लोड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ब्लास्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं. डिसएडवांटेजेस ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं और साथ में ये क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर है उनको डिप्लीट करते हैं, डिप्लीशन करते हैं. ठीक है, इनके एग्जाम्पल हो गए हमारे P11, P12 और P114. P11 को बोलते हैं हम ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन. जो प्रोपेलेंट 12 है उन्हें बोलते हैं हम डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन और प्रोपेलेंट 114 को बोलते हैं डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन. ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ CFC जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स. ये भी हमारा लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट होता है जो कि टॉपिकल यूज में यूज किया जाता है. और इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये लो टॉक्सिसिटी. ठीक है, टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है. मींस अप्लाई करने में कोई इरिटेशन क्रिएट नहीं करते हैं और ना ही कोई एलर्जिक कॉज होती है. और साथ में ये इनर्ट होते हैं. डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये फायर को कैच कर देते हैं इजिली और साथ में जैसे एक्टिवेट होते हैं ब्लास्ट होने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं हाइड्रोकार्बन्स में. ठीक है, तो इससे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन. ठीक है, अब बात करेंगे कॉम्प्रेस गैस. कॉम्प्रेस गैस से नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्रेस मींस इसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये क्या करता है, ये जो लिक्विड के ऊपर जो स्पेस है, ये लिक्विड है सारा. ठीक है, तो इसके ऊपर जो स्पेस है उसे वो ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, तो जैसे ही वाल्व ओपन होगा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा. ठीक है, अब बात करेंगे कंटेनर्स की. तो कंटेनर्स एरोसोल को सजेस्ट करने के लिए दो प्रॉपर्टीज को फॉलो होना चाहिए. पहला प्रेशर, सेकंड टेम्परेचर. तो टेम्परेचर
टेम्परेचर 140 to 180 डिग्री 180 पर स्क्वायर इंच गॉज, इतना वो प्रेशर को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी कंटेनर हम यूज कर रहे हैं एरोसोल पर्पस के लिए तो इतना प्रेशर तो उसे होल्ड करना है, साथ में 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी होल्ड करना है। ठीक है, अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करता है तो उस कंटेनर को हम यूज नहीं कर सकते एरोसोल के लिए। ठीक है, कंटेनर्स में भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मेटल के और ग्लास के। ग्लास में भी अगेन टू टाइप्स होते हैं, अनकोटेड एंड प्लास्टिक कोटेड ग्लास। जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं इनका मेनली ये एडवांटेजेस होता है कि ये कोरोजन नहीं करते हैं। ठीक है, कोरोजन नहीं होता है इसमें, लेकिन मेनली ये डिसएडवांटेजेस है कि ये ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक होने से इनके जो पार्टिकल्स हैं वो शटर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस शटर को प्रिवेंट करने के लिए ग्लास की में कोटिंग की जाती है प्लास्टिक की। ठीक है, जिससे अगर वो गिरे भी, ब्रेक भी हो जाए तो उसके पार्टिकल शटर ना हो जाते हैं। ठीक है, अब मेटल की बात करें तो मेटल में भी अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, टिन प्लेटेड, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। टिन प्लेटेड जो होते हैं वो बहुत हल्के, लाइट इन वेट होते हैं, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है और इनमें कोटिंग की जाती है। ठीक है, ओलियो रेजिन की, जैसे कि इपॉक्सी की, इपॉक्सी कोटिंग और विनाइल की कोटिंग। ये कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल में कोरोजन होता है। ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग की जाती है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के जो कंटेनर होते हैं वो टॉपिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं और साथ में एमडीआई में भी यूज कर सकते हैं। एमडीआई मीन्स मीटर डोज इनहेलर्स, जो जनरली अस्थमाटिक पेशेंट को यूज किया जाता है। अब है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील भी एमडीआई के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनकी जो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो पार्ट है एरोसोल का वो है वल्व। वल्व का काम होता है प्रोडक्ट जो है उसको एमिट करना। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वल्व ओपन होगा, ओपन होने के बाद नोजल के थ्रू प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, तो वल्व थ्रू विच द कंटेंट इज एमिटेड, और साथ में ये क्या करता है कि जो प्रोडक्ट हमारे नोजल से निकल रहा है उसके फ्लो को वो रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वर्ब्स के भी अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूअस स्प्रे वर्ब आता है और एक होता है मीटरिंग वर्ब। कंटिन्यूअस स्प्रे वर्ब मतलब एक्टिवेट होने पे जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, मीन्स उसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है कि इतना ही उसने डिलीवर करना है। ठीक है, मीन्स कंटिन्यूअसली स्प्रे होता है प्रोडक्ट। और मीटरिंग वर्ब मतलब एक एक्यूरेट, एक एग्जैक्ट अमाउंट दी जाती है कि इतना हमें डिलीवर करना है। जैसे कि पंप, जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो पंप वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, इनहेलर्स यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है कि इतनी डोज उन्होंने इनहेल करनी है, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे मीटरिंग वर्ब के। ठीक है, ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एरोसोल्स। Okay, thank you everyone. Have a good day.